हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या करेंगे आज से कुछ नया शुरू करेंगे, और वो क्या है? आज से हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेसेस. क्या करना है हम लोग को नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेसेस. ठीक है? और आज क्या करेंगे? आज हम लोग सिंपली रिफ्रैक्शन क्या होता है वो इंट्रोड्यूस करेंगे एंड समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ठीक है? हम लोग जो रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ना, या फिर जो एक नया वेब सीरीज है, अगर हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर हम लोग ये समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर तो मक्खन की तरह चैप्टर हो जाएगा, इजी चैप्टर है फिर. पर ये समझना जरूरी है कि अरे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ठीक है? आज सारा फोकस हम लोग का वहीं पे रहेगा, समझने का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है. ठीक है? परफेक्ट. ओके, तो कहानी अभी तक हम लोग क्या किया? हम लोग ने लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ लाइट ही पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं. और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है लाइट का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सिंपली एक तरह का एनर्जी है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट मीडियम. ठीक है? तो ये चीज हम यहाँ पे मेंशन किए हैं. हम लोग ने पढ़ चुका लाइट, इंट्रोडक्शन टू लाइट. लाइट क्या है, एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैन तैन चीज, शैडो, सब पढ़ चुके हैं. ठीक है? और यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरे लिए प्रॉपर्टी के नाम पर, कि द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है विथ डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट मीडियम. ठीक है? मतलब अब यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकता है, यहाँ पे एक ठीक है, मतलब कि अगर लाइट अगर एक मीडियम में ही है, लाइट अगर एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, कोई एक मीडियम में, उस मीडियम में अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा. ठीक है? एंड उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, पर ये स्पीड वैरी करेगा डिफरेंट मीडियम में. एक पर्टिकुलर मीडियम में उसका स्पीड तो सेम रहेगा, पर जब आप डिफरेंट मीडियम में जाओगे तो लाइट का स्पीड भी डिफरेंट होता जाएगा. ठीक है? बट कोई एक मीडियम में लाइट का स्पीड सेम रहता है एंड वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है. ये चीज समझना जरूरी है हम लोग के लिए. ठीक है? नेक्स्ट फिर हम लोग क्या पढ़े थे? लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़े थे. रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि लाइट गया, वापस बाउंस बैक करके आ गया, उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन. हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा. ठीक है? रिफ्लेक्शन होने के लिए मुझे एक ऐसा सरफेस चाहिए जो पूरा लाइट को बाउंस बैक करा दे. उसके लिए हम लोग को इंट्रोड्यूस किया मिरर. तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा फॉर प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर. वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने उसका टेक्निकल टर्म्स पढ़े, और फिर इमेज फॉर्मेशन, उसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस. समझ में आया ना? ये स्फेरिकल मिरर बहुत जरूरी है. क्यों? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, रिफ्रैक्शन भी वैसा ही होगा, एकदम वैसा ही होगा. हल्का सा चेंजेस होगा इधर उधर, पर प्रोसेस वही रहेगा. जैसा हम लोगों ने प्लेन मिरर के लिए पढ़ा, स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा, ऑलमोस्ट क्या बोले 80% चीज बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा. ठीक है? एंड जब हम लोग प्लेन सरफेस के लिए पढ़ेंगे, प्लेन सरफेस के लिए, फिर पर हम लोग को रिफ्रैक्शन ना फॉर स्फेरिकल सरफेस भी पढ़ना पड़ेगा. वहां पे फिर आप देखोगे कि स्फेरिकल जो चीज हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा था, ऑलमोस्ट सारे चीज सेम है जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस. ठीक है? स्फेरिकल सरफेस के लिए भी रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, पर हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ लिया है ना, तो यहाँ बहुत इजी लगेगा. ठीक है? ये चीज हुआ हम लोग आज का बात. पर हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए ना ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए. इसको हम लोग प्रूव नहीं किए कभी. ये चीज हम लोग ये चीज हम लोग ना
साउंड का जो जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें सीखेंगे, ठीक है। पर हम लोग उसको यूज करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन में, इसीलिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे हम लोगों ने पिन पॉइंट किया कि एक मीडियम में लाइट का स्पीड सेम होता है, ठीक है, पर जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये रिलेशन उसको डिस्क्राइब करता है। और रिलेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, v है वेलोसिटी ऑफ लाइट, f है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये v, ये f, ये लैम्डा। v है वेलोसिटी, f है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब कि ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक टाइम में। अच्छा छोड़ो, उसको बाद में समझेंगे बाद में, छोड़ो, ठीक है। बस आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है ऑन द सोर्स, किस तरह का सोर्स लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक कैंडल भी लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ये बल्ब भी लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पर दोनों का लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, ठीक है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्स उसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ठीक है। Whereas वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि किस कलर का लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद द कलर ऑफ लाइट। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। एंड जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भैया एसआई यूनिट में काम करेंगे। किसमें, एसआई यूनिट में। और एसआई यूनिट में वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लैम्डा का यूनिट क्या होता है, ये एक डिस्टेंस है, ये हो गया मीटर, ठीक है। वेयर जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट होता है पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। ध्यान से समझ लीजिएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ एक डिस्टेंस है इसका मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी हो गया पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज, एच जेड, ठीक है, ठीक है, ओके। बट जो ये वेवलेंथ है ना, इसका एक बहुत स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसका नोटेशन ये है, ए ऊपर एक सर्कल, सही है, सही है, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन का पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग को चाहिए, जरूरत है इसका, एंड हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले प्लेन सरफेस के लिए पढ़ेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्फेरिकल सरफेस पे मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो इसको आप कॉपी कर लो सीधे, ठीक है, प्लीज इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने रिकैपिचुलेट कर लिया कि हम लोग को क्या क्या पढ़े थे, अब अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। आपको याद है जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन इंट्रोड्यूस किया था तो हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन से शुरू किया था, और वो ऑब्जर्वेशन क्या था, ये था कि अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, क्या है, सरफेस है सेपरेटिंग द टू मीडिया, मतलब ऊपर एक मीडियम है, मुझे पता नहीं कोई मीडियम है, MEDIUM, ये मीडियम 1 है, ऊपर कोई एक मीडियम है, नीचे कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम 2, ठीक है, ओके। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंड्री और सरफेस, BOUNDARY, बाउंड्री या फिर सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, अच्छा, ठीक है, बाउंड्री सरफेस,
और क्या सीखे थे हम लोग कि अगर एक रे, अच्छा इसके सही होगा समझाने के लिए ठीक से, अगर एक रे ऑफ लाइट अगर हम ऑब्लिकली इंसिडेंट कराए हैं ऑन दिस सरफेस, ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट कराए यहां पर हम, ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते थे हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O, ठीक है, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रे ऑफ लाइट वापस जिस मीडियम से आया था वापस उसी मीडियम में चला जाएगा, और इस फिनोमिना को बोलते थे हम लोग रिफ्लेक्शन। और वो कैसे होगा? आप सबसे पहले नॉर्मल बना दीजिए, सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नाम देते हैं इसको एन डैश, ठीक है, NON डैश क्या हो गया? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। एंड क्या होता था यहां पे? ये होता था कि एक तो ये हो सकता है कि लाइट वापस इस मीडियम में आया और वापस इसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगा, सच दैट ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसको हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। और ये जो मेरा बनेगा, ये क्या हुआ, क्या गया? लाइट वापस आके उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक। और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, सही है, सही है, ठीक है। बट क्या सिर्फ अगर लाइट एक सरफेस पे आके इंसिडेंट हुआ तो क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो सकता है कि लाइट आया बाउंस बैक कर गया, ये भी हो सकता है, या फिर लाइट आया एंड दूसरा मीडियम में प्रोपागेट कर गया, इसको क्या बोलते थे? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। याद आ रहा है कि लाइट आया बाउंस बैक कर गया, उसको रिफ्लेक्शन, वेयर एज लाइट आया और इस मीडियम में वापस उसको भेदता हुआ चला गया, उस मीडियम के दूसरे पार्ट चला गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट अगर आया तो ये उसका स्ट्रेट पाथ होना चाहिए था, लाइट को ऐसे आना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। लाइट चला जाएगा दूसरा मीडियम में, क्या हुआ? लाइट आया, सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, फिर दूसरा मीडियम में चला गया, बट क्या हो रहा है यहां पर? अ पार्ट ऑफ लाइट is transmitted into the other side of the medium, other side of the medium along a path that is different from original path, is different from ओरिजिनल पाथ, ठीक है। देखिए, और इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांस MISSION ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। पर यहां पे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में एक बात नोटिस करना ये जरूरी है हम लोग के लिए कि लाइट जिस पाथ से आया वो उसी पाथ से दूसरा मीडियम में नहीं जाएगा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट तो आया पर जब दूसरा मीडियम में गया तो वो वही पाथ नहीं फॉलो करेगा। क्या हो रहा है? वो अपना पाथ से डेविएट कर जाएगा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग द और पाथ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इज ओरिजिनल पाथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, BENDING ऑफ लाइट, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे यहां पे क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एंड ये जो फेनोमिना है कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 में गया, ठीक है, तो वो अपना पाथ से डेविएट कर गया, ठीक है। इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं? एक और पॉइंट हम पहले ही क्लियर कर देना चाहेंगे कि ये जो बेंडिंग है, ध्यान से देखिए क्या बोला, उसके हाथ में है, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ठीक है, ये इसका नॉर्मल था, ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। अब जब लाइट मीडियम में आया तो देखिए हमने क्या बनाया है, लाइट अपना पाथ से डेविएट किया है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कि ये इसका नॉर्मल था तो नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल से दूर ही जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइट क्या किया, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड किया अवे, किसके अवे, नॉर्मल के अवे, और ये बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड ये बेंड किया अवे नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए कि एक सेकेंड, तो सॉरी एयरप्लेन मोड पे नहीं था, कर दिया, ठीक है, ओके। चलो फोकस करते हैं, फोकस 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 फोकस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर एक सरफेस पे आके इंसिडेंट हो रहा है, ओ एक और बात, हाँ, ये बाउंड्री सरफेस है, कैसा सरफेस है, ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है। ये एक सरफेस है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। एंड जब रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होगा तो दो पॉसिबिलिटीज है, इधर बाउंस बैक कर जाएगा या फिर बेंड कर जाएगा। बाउंस बैक करना मतलब वापस जिस मीडियम से बूम बूम बूम, समझ में आया। पर जब लाइट का ट्रांसमिशन होगा, मतलब लाइट इस मीडियम से उस मीडियम में जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक हो सकता है कि वो ऑब्वियसली अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट करेगा, बेंड करेगा, पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक हो सकता है वो बेंड, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाएगा या फिर नॉर्मल के पास आएगा, ठीक है। ये हम लोग नहीं बता सकते कब क्या होगा, बताएंगे तो थोड़ा देर बाद में बताएंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये जो अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट किया ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इसका डेविएशन है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। सिमिलरली अगर ये होता, ये भी होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बाद में कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फाइनली हम लोग यहां पे डिफाइन कर सकते हैं दैट द phenomenon of phenomena of bending phenomena in which there there is a change in the path of light ray, change in the path of light ray when
it travels from one transparent medium to another transparent medium, the phenomena in which there is a change in the path of light ray when it travels from one transparent medium to the other transparent medium is called refraction of light. Is called refraction of light. समझ में आया? ये है इसका डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सही है? सही है, ठीक है. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एट द सरफेस बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको कि एट द बाउंड्री सरफेस, BOUNDARY, boundary surface, both reflection and refraction occurs. ठीक है? इसका मतलब एक चीज बताना चाहेंगे हम कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये दोनों में से कोई एक रिफ्रैक्टेड रे होगा, तो अगर इसका इंटेंसिटी 100% है, ठीक है, एंड ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है सच दैट ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पे कुछ लॉस हो जाएगा. इसका मान लीजिए अबाउट 8% होगा, इसका 92% होगा. ठीक है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा. रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन द इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी. ये बात ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन द इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत लाइट लॉस भी तो हो रहा है, एनर्जी लॉस भी तो हो रहा है. ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा हो गया हम लोग का, इतना समझ गए हम लोग. अब नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं. आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो. यहाँ पे ये भी नोट कर देते हैं, एक तो ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट कि इंटेंसिटी of refracted ray will always be less than the incident ray. अब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया ये पार्ट. ठीक है, ओके, तो चलिए आप कॉपी कर लो इसको अच्छे से. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं. इसका जो है हम लोग के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम. ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम. चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए. ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम होता क्या है. ठीक है, सबसे पहला बात, ये जो डेंसिटी वर्ड है ना, इसका कुछ लेना देना नहीं है इस रिलेशन से. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ये जो रिलेशन हम लोग बचपन में सीखे हैं ना, ऑप्टिकल डेंसिटी का इस डेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है. ये डेंसिटी मतलब होता है कि जो एक सब्सटेंस है उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना क्लोजली पैक्ड है, वो होता है. ठीक है, पर इस डेंसिटी का यहां पर कुछ लेना देना नहीं है. प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, ओके. तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओ भैया तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है. इसका ये है, ये क्या है एक्चुअली में, इज अ मेजर ऑफ द gives a measure of how fast or slow the light moves in that medium.
इन दैट मीडियम। मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताता है भैया कि एक मीडियम में लाइट कितना तेजी से या फिर कितना धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, देखिए हम लोग को ये बात तो पता है ना, सीखो। अच्छा, एक और पहले बता दें ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। ऐसा मीडियम which is transparent to light is called optical medium, is called optical medium। ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास कर सकता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको ज्यादा ऑप्टिकल मीडियम भी बोल सकते। ऑप्टिकल मतलब वो मीडियम से लाइट जा रहा है, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ठीक है। एंड एक मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताता है आपको उस मीडियम में लाइट कितना फास्ट जा रहा है या फिर लाइट कितना स्लो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, ठीक है। एंड आपको ये पता है ना, बताया था अभी तो कि लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो वो कहाँ लिखे हैं हम। अच्छा, ठीक है, पहले लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं एंड वी से ऑप्टिकल मीडियम इज denser if the light slows down in the medium। ठीक है, मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। इसका मतलब अगर आपको कोई बोले कि ये जो मीडियम है ना ऑप्टिकली डेंसर है, इसका मतलब कि जब इस मीडियम में लाइट जाएगा उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एंड while ऑप्टिकल मीडियम इज rarer, RARER, we say optical medium is rarer if the light speeds up in the medium। और एक मीडियम में जाते जाते लाइट का स्पीड बढ़ गया तो उसको बोलते हैं कि वो रेयर मीडियम है। आ गया, रेयर एंड डेंसर। आपको ये वर्ड समझना जरूरी है कि हम लोग एक मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर कब बोलते हैं और एक मीडियम को ऑप्टिकली रेयर कब बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात। ऑप्टिकल मीडियम से टू बी इज ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर या फिर ऑप्टिकली रेयर, RARER, रेयर। तो ये होता है। ठीक है, अच्छा हम एग्जांपल देते हैं आपको। चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ। अगर हम लोग वैक्यूम या फिर एयर का बात करते हैं, इस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका स्पीड मैक्सिमम होता है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं VC से, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है। वेयर एज अगर हम एक दूसरा मीडियम का बात करें, मान लीजिए वाटर, इसको डिनोट करेंगे हम लोग V वाटर से। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर का बात करते हो, उसका नोटेशन है C और उसका वैल्यू है 3 × 10⁸। पर अगर आप कोई और मीडियम जैसे वाटर का बात करते हो, उसको लिखते हैं हम लोग ऐसे V ऑफ वाटर, और इसका वैल्यू होता है कितना होता है जी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। वेयर एज अगर आप एक दूसरा मीडियम ग्लास का बात करते हो, उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे V ऑफ ग्लास, जिसका वैल्यू होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप देखो हम लोग क्या बोलेंगे,
ये तीनों ही ऑप्टिकल मीडियम है। क्यों? ये तीनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। समझ में आया? तीनों तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब तीनों ही ऑप्टिकल मीडियम है। ठीक है, ठीक है। एंड अब नोटिस करो कि इस मीडियम में, एयर में स्पीड का लाइट ज्यादा है और ये मैक्सिमम होता है हमेशा। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। पर जो दूसरा मीडियम है V ऑफ वाटर, उसका स्पीड कितना है? 2.25 और इसका है ग्लास का 2 × 10⁸। मतलब कि हम बोल सकते हैं वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है कंपेयर टू एयर। दैट इज, हम बोल सकते हैं वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। क्यों? क्योंकि वाटर में, वाटर डेंसर, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर में जो वेलोसिटी का स्पीड है, लाइट का स्पीड है, वो कम है एयर के मुकाबले में। मतलब एयर इज रेयर देन वाटर। एक ही बात है। हम यहां पे ये बोल सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं चाहे तो, अगर हम ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, मतलब कि जो ग्लास मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है। किससे? एयर से। क्यों? क्योंकि नोटिस करो ग्लास का स्पीड, लाइट का स्पीड ग्लास में कम है इससे। अगर एक मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंसर। ठीक है, समझ में आया? और इन दोनों में क्या है? अगर हम वाटर और ग्लास को कंपेयर करें तो ग्लास का स्पीड कम है। इन अदर वर्ड्स वाटर में लाइट का स्पीड ज्यादा है। हम बोल सकते हैं इन दोनों के कंपेयर में वाटर और ग्लास में ग्लास डेंसर मीडियम है एंड वाटर रेयरर मीडियम है। हम बोल सकते हैं यहां पर, ये बोल सकते हैं हम, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ठीक है, हमने यहां पर डेंसर वर्ड यूज किया है। आप चाहो तो रेयरर वर्ड यूज भी कर सकते थे, पर आपको यह बोलना पड़ता फिर कि एयर इज रेयरर देन वाटर, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास, वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास। कुछ समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ये होता है कि लाइट का स्पीड उस मीडियम में ज्यादा है कि कम है। अगर लाइट का स्पीड ज्यादा है तो हम उसको रेयरर बोलते हैं, पर अगर लाइट का स्पीड कम है तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा मीडियम को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। समझ में आया कुछ? ठीक है, मतलब कि मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी लेस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पे एक नोट करते हैं, बस ये नोट कर दो, मोर, अरे यार मोर का स्पेलिंग में नहीं आ रहा मेरे को, मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट in that medium and vice versa, सही है? सही है, इतना समझ गए हम लोग। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट समझो क्या बोल रहा हूं। लाइट क्या है? एक मेजर है कि कितना स्पीड कम है कितना ज्यादा है। ठीक है, पर ये बात हम कोई पैरामीटर होना चाहिए ना जिसको यूज करके हम बता सकें कि ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और ये मीडियम ऑप्टिकली रेयर है। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ऐसा पैरामीटर हो जिसका वैल्यू देख के हम बता दें कि ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, अरे ये मीडियम ऑप्टिकली रेयर है, समझ में? और ऐसा पैरामीटर को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? एक क्वालिटेटिव चीज है, क्वालिटेटिव चीज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑप्टिकल क्या मीडियम डेंसिटी क्या है? एक क्वालिटेटिव चीज है, क्वालिटेटिव पैरामीटर है। मतलब कि बस इसका
कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है। पर मुझे एक ऐसा क्वांटिटेटिव पैरामीटर अगर मिल जाए जिसका वैल्यू देख के हम बता दें ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ये मीडियम ऑप्टिकली रेयर है, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और ये पैरामीटर को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो चलो इसको आप कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ना n से डिनोट करेंगे, सॉरी n से, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से डिनोट करते हैं, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे, सही है, ठीक है। और हम क्या बोले हैं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो ये है क्या, इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव measure of optical density, measure of optical density। जैसे कि हम लोग बोले थे ना कि अगर मुझे एक ऐसा पैरामीटर मिल जाए जो मुझे बता सके ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है कि कम है, तो ये वो पैरामीटर है। ये क्या है? इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एंड मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मोर द रिफ्रैक्टिव, ऐसे नहीं समझिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, अब इट इंप्लाइज लेस is the velocity of light, velocity of light in that medium, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑफ अ मीडियम, ठीक है। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट का स्पीड कम है, ठीक है। और लेस, which implies less optical density, which implies more is the velocity of light in that medium, सही है। ये पहला इंपॉर्टेंस है कि बताता है कि एक मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है, ठीक है, ठीक है। एंड नंबर 2 ये है, इट ऑल्सो गिव्स द measure of refraction, देखो ना, रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन वर्ड ही से आता है, ये रिफ्रैक्टिव वर्ड रिफ्रैक्शन से ही आता है। इट ऑल्सो गिव्स द मेजर ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब द मेजर ऑफ MEASUR, मेजर ऑफ बेंडिंग, measure of bending of light from original path, from its original path, मतलब कि अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब उसका बेंडिंग उसका ओरिजिनल पाथ से ज्यादा होगा, ठीक है। ओरिजिनल पाथ से ज्यादा होगा, किस तरफ होगा हम ये नहीं बता रहे हैं, पर समझो ऐसी चीज कि मान लीजिए ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। लाइट ऐसे आया, ठीक है, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, लाइट ऐसे आया, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ठीक है। देखा गया इस केस में वो इतना बेंड किया, ठीक है।
और इस केस में वो सिर्फ इतना, ऑब्वियसली नॉर्मल यहां बनेगा, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। देखिए इस केस में वो अपना ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट किया डेल्टा 1, और इस केस में अपना ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट किया डेल्टा 2। डेल्टा 1 ज्यादा है डेल्टा 2 से, मतलब कि इस मीडियम का, ये जो मीडियम 2 है ना, और ये मीडियम 3 है ना, मीडियम 2 का n फॉर 2 इज ग्रेटर देन n फॉर 1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 2 इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जिस केस में अपना पाथ से ज्यादा डेविएट करेगा, फिर से बोल रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि नॉर्मल से अवे जा रहा है कि नॉर्मल के पास जा रहा है, ये बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बस ये देख रहे हैं कि वो अपना ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए समझ में आया आपको इतना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितना ज्यादा है मीडियम का, ठीक है, एंड कितना बेंड करेगा अपना ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। चलो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का हो सकता है। हम लोग पहला पढ़ते हैं केस 1। केस 1 इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली एन से डिनोट करते हैं ऑफ अ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड of light is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light, L-I-G-H-T, light in that medium। क्या बात कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इज डिफाइंड एज द रेशियो, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, ठीक है। दैट इज फॉर अ गिवन मीडियम, एक मीडियम के लिए, कोई एक मीडियम के लिए n ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है। दैट इज हम बोल सकते हैं n ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू c बाई v ऑफ दैट मीडियम। इसको बॉक्स कर दीजिए प्लीज इसको बॉक्स कर दीजिए। मतलब कि हम लोग को ये डेफिनेशन मिल गया कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? refractive index of the medium is defined as the velocity of light in that air। इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है कांस्टेंट है, कितना होता है हमेशा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। एंड अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का निकालना है, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको बस ये पता होना चाहिए इस मीडियम में वेलोसिटी कितना है। अगर आपको ये पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे, ठीक है।
या इन अदर वर्ड्स अगर आपको मीडियम पता है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आप वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया? ये एक रिलेशन में आपके पास सिर्फ दो पैरामीटर्स, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है, कितना वैल्यू है 3 × 10⁸ है। पर इन दोनों में से अगर आपको कोई भी एक दिया हो तो दूसरा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। एंड जो एक पॉइंट नोट करने का बात ये है, सिंस ये एक रेशियो है, क्या है? रेशियो है, मतलब C/V का रेशियो है। C का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। V क्या है? वेलोसिटी तो है, इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मतलब सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं है। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इज अ रेशियो ऑफ टू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। नोट, ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a ratio of two same physical quantity, same physical quantity, वो क्या है? velocity, hence it has no unit, hence it has no unit। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, अरे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है? आप बोले पागल है क्या, कोई यूनिट थोड़ी है, रेशियो है। ठीक है, ओके, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। एंड एक और बात, सिर्फ एक और बात, यहां देखिए क्या है? वी नो, वी हैव, अच्छा वी नो लिखते हैं, वी, अच्छा वी हैव n of medium is equals to C/V of medium। ये एक रिलेशन हम लोग को पता है। ठीक है, ठीक है। पर हम लोग अभी आपको आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये बात बोले थे ना कि रिकॉल V of medium is equals to F into lambda of medium। ठीक है, F तो कांस्टेंट है, F मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है। ये लाइट को कौन सा सोर्स प्रोड्यूस किया है उस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा मीडियम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, यहां पे पुट कर दो आप, तो हम बोल सकते हैं N ऑफ मीडियम इज इक्वल टू C/F इंटू लैम्डा मीडियम। ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये बात कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, f कांस्टेंट, हम बोल सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसको पढ़ते हैं एज इफ ये, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको पढ़ते हैं सिंस n ऊपर है एंड v डिनोमिनेटर में है, n ऊपर है एंड v डिनोमिनेटर में है, यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है एंड ये डिनोमिनेटर में, हम लोग बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली VERSLLY proportional to the velocity and wavelength प्लीज ध्यान दीजिए, हम लोग ने ये रिलेशन डिफाइन किया है। ठीक है, डिफाइन किया है एंड फिर ये रिलेशन हम लोग ने आज बोला था कि यूज करेंगे। तो V मीडियम क्या होता है? F लैम्डा
तो V मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा मीडियम। क्यों F मीडियम क्यों नहीं लिखे है? क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करता है मीडियम पर, ठीक है। तो हमने बस V मीडियम की जगह F लैम्डा मीडियम लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, n ऊपर है, लैम्डा नीचे है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और इनवर्सली का मतलब क्या है? इनवर्स, पता है इनवर्सली का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा, इनवर्सली का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये दोनों इनवर्सली है, मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर वेलोसिटी कमेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। और सेम यहां पर अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कम कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ा दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। इसका मतलब होता है ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलो उसको अपलोड कर लो इतना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? बोला गया है ए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास इज 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है वाटर के लिए और ये है ग्लास के लिए, क्योंकि वाटर का पहले बोला ग्लास बोला, हाँ ठीक है। फिर बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। आपको वेलोसिटी उस मीडियम का दे दिया है और बोला है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दो। इजी है, याद है ना वो डेफिनेशन? तो करो सॉल्यूशन। रिकॉल दैट, रिकॉल क्या, अच्छा छोड़ो उसको। बाय डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? ये होता है C बाई V ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बाय डेफिनेशन ये नाउ क्या क्या दिया हुआ है? हेयर क्या दिया हुआ है? पहले हम लोग वाटर निकालते हैं। फॉर वाटर के लिए क्या हो जाएगा? ये N ऑफ वाटर इज इक्वल टू C बाई V ऑफ वाटर, यही तो। अब C का वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा भैया, कितना है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा यूनिट में है। एंड V ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना? 2.25, ठीक ठीक, इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये 10 to the power 8, ये 10 to the power 8 कैंसिल, बचा 3 बाई 2.25, मतलब 300 बाई 225। सही है, सही है ना? सही है। तो कितना हो जाएगा? 12 बाई 8 9 इज इक्वल टू 4 बाई 3। और क्या इसका कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या किया है? सिंपली क्या किया हम? सी का है तुम लोग पता था, V दिया हुआ है, तो ये निकालना कौन सा बड़ा बात है? 2.25 ये आया, हमने पॉइंट था यहाँ पर, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गया 12, 25 से कैंसिल किया, तो कैंसिल किया बस, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली फॉर ग्लास, N ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा? हो जाएगा C बाई V ऑफ ग्लास। C का पता है 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाई V ऑफ ग्लास भी दिया हुआ कितना? 2 into 10 to the power 8। ये कैंसिल, तो आंसर हो गया 3/2 आंसर, बस खत्म। तो देखिए हमने क्या बोला कि अगर आपको ये रिलेशन याद है, ठीक है, और इस रिलेशन में C तो हमेशा कांस्टेंट है, तो लैम्डा मीडियम और V मीडियम, इन दोनों में से अगर आपको कोई एक दिया हो, दूसरा निकालना कौन सा बड़ा बात है? अगर V दिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो V निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बी एंड सी। क्वेश्चन बी क्या बोला है? बोला गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41 एंड ऑब्वियसली कोई यूनिट होगा नहीं। व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, एंड सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिख दिया हम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और पूछे इसका मतलब क्या है ये बताओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ये बात याद है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये जो इन अदर वर्ड्स ये पूछा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन दैट मीडियम, व्हाट विल बी वेलोसिटी इन डायमंड। यहां भी वही सेम चीज है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है, लेकिन जब भी अगर आपको पूछा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, बोला व्हाट डज दिस मीन, मतलब आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा, बस यही पूछा है आपसे, बस। ठीक है, यही जानना चाहता है आपसे। ठीक है, ठीक है। तो सोल्यूशन ये करते हैं हम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 24। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, रिकॉल, याद है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू सी बाई वी ऑफ दैट मीडियम। सही है, सही है। आपको इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो वी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज वी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू सी बाई एन ऑफ मीडियम। सिंपल। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू सी बाई वी है, तो वी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो, ये यहां के ये नीचे आ गया। देयरफॉर फॉर डायमंड, फॉर डायमंड वी ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा, सी बाई एन ऑफ डायमंड। एन ऑफ डायमंड, और एन ऑफ डायमंड कितना है, 1/2.41 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं दिस मीन्स दैट द velocity of light in diamond is 1/2.41 times the velocity of light in the वैक्यूम। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा, 1/2.4 टाइम्स कम हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में। समझ में आया? ये मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मतलब अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा इसका आंसर ये हुआ। समझ में आया? क्लियर? क्लियर, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली वाटर का ये बोला हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते थे, हम लोग अगर सोल्यूशन बी करने का बात आता मेरा, हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉल दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। देयरफॉर फॉर, हम यहाँ वाटर लिखते हैं, तो जैसे हम यहाँ वाटर का बात करते हैं तो इसको चेंज करना पड़ता है मुझे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू एन ऑफ वाटर, विच इज इक्वल्स टू एन ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 4/3, मतलब कि 4/3। ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा, अगर हम एक स्टेप और कर दे जाएगा 3/4 इंटू सी। आप चाहो तो वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी, ध्यान सुनो, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी, तब सी का वैल्यू यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। पर अगर ये पूछा है व्हाट डज दिस मीन,
व्हाट डज दिस मीन, तो बस इतना ही छोड़ दो, लिख दोगे दिस मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, समझ में आया? व्हाट डज दिस मीन, मतलब कि जब भी आपको पूछा है व्हाट डज दिस मीन, मतलब आपको बस बताना है कि उस जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उस मीडियम का वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आपको वेलोसिटी पूछा है तो आप यहाँ पे c का वैल्यू पुट करके, पता है c का कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके ऊपर नीचे काट के जो आंसर आएगा वही लिख देना। ठीक है, ठीक है, चलो इसको देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। क्या है बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा, पता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा है कैन इट बी लेस देन 1, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है, ये पता करना है मेरे को। ठीक है, ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करें, हम लोग समझते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन या फिर बाय डेफिनेशन हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ठीक है, यह डेफिनेशन है हम लोग का। ठीक है, सही है। अच्छा, अब सोचो एक चीज, खुद सुनो, ध्यान सुनो, प्लीज ध्यान सुनो। आपको देखना है कि n का मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, n का मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब ये फ्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, और एक फ्रैक्शन का वैल्यू मिनिमम कब होता है, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। नहीं समझ में आया कुछ, क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं, ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, ठीक है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम वाला वैल्यू चाहिए, मतलब इस फ्रैक्शन का मुझे मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू चाहिए, और एक फ्रैक्शन का वैल्यू लीस्ट कब होता है, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। नहीं समझ में आ रही, पता है मुझे। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 10/20 एंड 100/50, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू में से, फ्रैक्शन में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है? कैंसिल, यहाँ 20 है, कैंसिल करो, इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 2। तो कौन सा है? ये वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम था। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये फ्रैक्शन का वैल्यू मिनिमम है, कम है। क्यों? इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है इससे। यहां पे डिनोमिनेटर 50 है, यहां पर डिनोमिनेटर 20 है। अब शायद आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू मिनिमम हो, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है ना, ये मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एन मीडियम टू बी मिनिमम, वी मीडियम मस्ट बी मैक्सिमम। ठीक है, बट the value of V medium is maximum only in vacuum या फिर air। ठीक है, which is equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, which is C value only। ठीक है, therefore n of air is equals to C/C, cancel, which is equals to 1।
Therefore, smallest possible value of refractive index is 1. Therefore, smallest possible value of refractive index is 1. वो भी for air मीडियम और वैक्यूम मीडियम के लिए। हाँ, समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकता है, और वो कौन सा मीडियम के लिए है? एयर के लिए है या फिर वैक्यूम के लिए है। ठीक है। सो कैन इट बी लेस देन 1? नो, इट कैनॉट बी लेस देन 1। नो, इट cannot be less than 1. It cannot be less than 1. ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो फिर चलिए हम लोग आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। तो एक बार आप प्लीज अच्छे से समझो, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है। ओके, तो फिर चलिए आज के एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन, बी सेफ, बी जॉयफुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।